राजधानी एक्सप्रेस 7वां भाग। रुपेश ने मुझे जो कुछ बताया था वो एक पारिवारिक दुश्मनी के तहत सोची समझी साजिश के साथ अंजाम दिया गया था। राजवीर के परिवार और रुपेश के परिवार में लड़की को लेकर ही एक महासंग्राम आज से 10 साल पहले भी हो चुका था। तब शिकार करने वाला परिवार राजवीर का था और जो लड़की शिकार हुई थी वो रुपेश की बुआ थी, मतलब रुपेश के पिता की बहन। 10 साल पहले राजवीर का दूसरे नंबर का भाई रुपेश की बुआ को लेकर ठीक उसी तरह फरार हो गया था जैसे आज रुपेश अंजलि को लेकर हुआ था। समय अपने आप को दोहरा रहा था, बस पात्र बदल गए थे। तभी राजवीर का बड़ा भाई रुपेश के पूरे परिवार को काटने की बात कर रहा था। लाशें उस समय भी गिरी थी। राजवीर के उस भाई को मुरैना के बीच बाजार में रुपेश के चाचा विक्रम सिंह ने अपने 2 चचेरे भाइयों के साथ मार डाला था, जिसके इल्जाम में रुपेश के परिवार के वो तीनों सदस्य आज भी जेल में सजा काट रहे थे। आज भी ये बात रुपेश के परिवार को कहीं ना कहीं सालती थी कि उनके परिवार के 3 आदमी जेल में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। उस बार लड़की रुपेश के परिवार की थी और इस बार लड़की राजीव के परिवार की है। लेकिन शालिनी और पंकज इन सब में कैसे शामिल हो गए, ये मेरे लिए आज भी एक रहस्य था। तो तुमने ये सब किसके कहने पर किया है? अपने पिता के कहने पर या अपने चाचा विक्रम सिंह के कहने पर किया है? मैंने रुपेश से पूछा। चाचा 2 साल पहले पैरोल पर छूट कर आए थे, तभी उनके कहने पर यह सारा प्लान तैयार किया था, रुपेश ने मुझे बताया। तुम्हें पता है तुम्हारे इस बयान के बाद तुम्हारे चाचा पर भी इस मामले में केस चल सकता है और उनकी सजा भी बढ़ सकती है, मैंने रुपेश को चेताया। उनकी सजा क्यों बढ़ेगी? वो तो जेल में बंद हैं, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते और मैं ऐसे किसी लिखित बयान पर साइन नहीं करूंगा जो मेरे चाचा को इस मामले में फंसा दे, चाहे आप मेरी जान ले लेना, रुपेश ने अचानक अपने तेवर बदलते हुए कहा। ये खानदानी दुश्मनी भी क्या चीज होती है, पता नहीं कितनी ही पीढ़ियां को ये दुश्मनी बर्बाद कर देती है, फिर भी इस दुश्मनी की आग ठंडी नहीं होती। अब मुद्दे की बात पर आओ, तुमने उन लड़कियों को किसके हवाले किया है? वो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले मुझे बादाम माफ गवाह बनाओ। अब तक वो तो दोनों लड़कियां बहुत दूर निकल गई होंगी, रुपेश ने ये बोलकर मेरी चिंता को और बढ़ा दिया था। बेटा मुझसे होशियारी मत कर, अब मैंने बोल दिया कि मैं तुझे बचा लूंगा तो बचा लूंगा, मेरा भरोसा कर तू। और तेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। लड़कियों के बारे में आज नहीं तो कल हम पता निकाल ही लेंगे। अपराधी की सोच और प्लानिंग चाहे कितनी भी लंबी हो, लेकिन कानून के हाथों से लंबी कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए समझदारी से काम ले और बता दे कि तुमने फरीदाबाद में उन्हें किन लोगों के हवाले किया है। ये बोलकर मैंने रुपेश के चेहरे की ओर देखा। मैं देखना चाहता था कि मेरे कहे का उस पर कोई असर होता भी है या नहीं। बोलो, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम मुझे सब कुछ बता दो या मैं तुम्हें उन दूसरे साफ के हवाले कर देता हूँ, फिर वो अपने तरीके से तुमसे उगलवा ही लेंगे सब कुछ। पंकज की चीख पुकार तो तुम सुन ही रहे होगे। मैं उसको डर भी दिखा रहा था और प्यार से पुचकार भी रहा था। सर पक्का ना आप मुझे सरकारी गवाह बना लोगे? रुपेश को अभी भी मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। रुक, मैं दूसरे साहब को बुला लेता हूँ और तेरी गवाही वादमाफ गवाह के तौर पर ही करवाता हूँ, फिर तो यकीन होगा ना तुझे। मैंने रुपेश पर अपना अंतिम अस्त्र चला। ठीक है सर, लेकिन गवाही में मैं अपने चाचा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ अपना गुनाह कुबलूँगा। रुपेश अपनी सारी शर्तें मुझसे मनवा लेना चाहता था। ठीक है, तू जो चाहता है वो सब हो जाएगा। अब बुलाऊं दूसरे साहब को? मैंने रुपेश से पूछा। मुझे इस वक्त सिर्फ उन दोनों लड़कियों के पते से मतलब था। बाद की कानूनी कार्रवाई क्या करनी है वो सब देखने का काम राजन भार्गव का था। वैसे भी अपराधियों के राज उगलवाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीतियां अपनाने की सलाह तो चाणक्य ने भी अपनी चाणक्य नीति में दी हुई है और इस समय में उसी का पालन कर रहा था। मैं रुपेश को वहीं छोड़कर राजन के कमरे में गया। राजन भार्गव किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। मैंने उनके सामने की कुर्सी पर अपना कब्जा जमाया और उनके चिंतामग्न चेहरे की ओर देखा। कुछ बकाया नहीं? पंकज ने। मैंने उनका ध्यान भंग करते
हुए बोला। उसने सिर्फ इतना बताया है कि उसने उन दोनों लड़कियों को फरीदाबाद के स्टेशन के बाहर 2 आदमियों के हवाले किया था, लेकिन वो दोनों कौन लोग थे ये नहीं जानता। राजन भार्गव ने निराशा भरे स्वर में कहा, कोई नहीं, रुपेश सब कुछ बताने को तैयार है। ये शायद उन दोनों के नाम भी बता दे। और अब मुझे ये भी कुछ मालूम हो गया है कि ये सारे खेल कहाँ से खेला जा रहा है। रुपेश को मैंने लॉलीपॉप दिया है कि हम उसे सरकारी गवाह बना लेंगे और उसको सजा से बचा लेंगे। आपको भी उसे यही भरोसा देना होगा। एक बार लड़कियां मिल जाए, फिर जो करना है वो करना सालों का। मैंने राजन को सारी बात बताई। राजन भार्गव के चेहरे पर जो चिंता की लकीरें थी, मुझे वो कुछ मिटती हुई दिखाई दी। गुड अनुज, तुमने यार बहुत दूर की कोड़ी चली है। मेरा तो अभी इस आइडिया की तरफ ध्यान ही नहीं गया था। राजन ने मुस्कुरा कर बोला, दरअसल पुलिस वालों को अपना बाहुबल पर ज्यादा भरोसा होता है। मैंने मुस्कुराते हुए राजन को बोला। मेरी बात पर राजन ने एक जोरदार ठहाका लगाया। रात भर की चीख पुकार के बाद हंसी की आवाज मुझे बता रही थी कि आज की सुबह कुछ अच्छी होने वाली है। मैं और राजन हवालात में रुपेश के पास पहुंचे। राजन सबसे पहले उसे हवालात से निकालकर अपने रूम में ले गया। अब तुम सरकारी गवाह हो, तो अब तुम्हारे साथ अपराधियों वाला कोई बर्ताव नहीं किया जाएगा, राजन ने उसे मीठी दिलासा देते हुए कहा। अब तुम अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाओ और जो भी तुम बताना चाहते हो वो बिना डरे बताओ। अब कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। ये राजन भार्गव का वादा है तुमसे। ये बोलकर राजन ने रुपेश के कंधों पर थपथपाया। रुपेश ने शायद राजन की बातें सुनकर राहत की सांस ली होगी। एक 17-18 साल के लड़के ने ऐसा कदम उठा तो लिया था, लेकिन उसके बाद भी भयावह स्थिति का आकलन उसने नहीं किया होगा। उसका आकलन अब उसे हवालात में एक रात गुजारने के बाद ही हुआ हो। उसके बाद रुपेश ने बताना शुरू किया और सारी बातों से उसने अपनी खानदानी दुश्मनी और अपने चाचा विक्रम सिंह को बिल्कुल बाहर कर दिया और सब कुछ अपने और पंकज के ऊपर डाल दिया। अब उन दोनों आदमियों के बारे में बताओ जिसके हवाले तुमने उन लड़कियों को किया है, राजन ने सबसे आखिर में उनसे पूछा। सर, उनके नाम के अलावा हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। हमें बोला गया है कि उन दोनों आदमियों के हवाले उन लड़कियों को कर दो, उसके आगे वो उन्हें अपने आप ही ले जाएंगे, रुपेश ने बताया। किसने बोला था तुम्हें? राजन ने उसके चेहरे पर नजर गड़ाकर पूछा। सर, उसी आदमी ने जिससे लड़कियों की बेचने की बात चल रही थी, रुपेश ने बोला। कोई नाम तो होगा ना उस आदमी का जिससे तुमने बात की थी? राजन भार्गव उत्तेजित हो रहे थे, जो कि मेरी प्लानिंग के लिए ठीक नहीं था, इसलिए अब कमान मुझे संभालनी पड़ी। सर, ये सच बोल रहा है कि इन्हें उनके नाम के अलावा कुछ नहीं मालूम होगा, लेकिन पंकज ने तो उन दोनों को देखा है। उससे उन आदमियों का हुलिया पूछकर फोटो बनवाइए ताकि कोई पिक्चर तो क्लियर हो हमारे सामने। मैंने अपनी अकल दौड़ाई। ठीक है, अब इन दोनों को आमने सामने बिठाते हैं। अगर इनकी बातों में कोई भी लूप होल होगी तो वो भी सामने आ जाएगी। ठीक है साहब, मैंने भी अब राजन भार्गव की बात का समर्थन किया। रुपेश को लेकर हम पंकज वाले कमरे में गए। पंकज के चेहरे का जुग्राफिया बराए मेहरबानी राजन भार्गव के काफी चेंज हो चुका था। रुपेश पंकज के चेहरे को देखकर और भी भयभीत हो गया। अब उसे अपना सरकारी गवाह बनने का फैसला बिल्कुल ठीक लगा। तुम्हें उन दोनों आदमियों का हुलिया तो याद होगा जिन्हें तुमने लड़कियां सौंपी हैं? राजन भार्गव ने उसे कहकर बरपाती नजरों से घूरते हुए कहा। हाँ सर, कुछ तो याद है, पंकज ने बोला। कुछ नहीं, पूरा याद कर। जब तक स्केच बनाने वाले नहीं आता, उसका हुलिया अच्छे से याद कर लो, राजन ने पंकज को कठोर शब्द में कहा। अच्छा ये बताओ, इस समय शिवानी को क्यों फंसाया तुम लोगों ने? मैंने पंकज से पूछा। सर, एक लड़की का वो कम पैसा दे रहे थे। उन लोगों की रिक्वेस्टमेंट 2 लड़की की थी, जिसका हमें पैसा भी वो 3 गुना दे रहे थे। पंकज ने शिवानी को भी इसमें शामिल करने का कारण बताया। मतलब एक लड़की खानदानी दुश्मनी का शिकार बनी और दूसरी लड़की अपने ही आशिक के लालच का शिकार बन गई। लेकिन तुम्हारे पास से तो कोई इतनी बड़ी रकम हमें नहीं मिली,
फिर वो पैसा कहाँ गया? राजन भार्गव के सवाल में इस बार दोनों उलझ गए थे। सर, वो पैसा हमें अभी नहीं मिलना था। जब लड़कियां सही सलामत अपने ठिकाने पहुंच जाती तब हमें पैसा मिलता, इस बार रुपेश ने जवाब दिया। कितना पैसा मिलता तुम लोगों को? इस बार राजन ने पूछा। सर, दोनों लड़कियों के 3 लाख मिलते। अब दोनों कोई बात नहीं छुपा रहे थे। तुमने सिर्फ 3 लाख रुपए के लिए उन दोनों लड़कियों को इस मुसीबत में डाल दिया। जरा भी दया नहीं आई तुम दोनों को इन लड़कियों पर? ये बोलकर राजन ने एक जोर की लात पंकज की जमाई और इससे पहले रुपेश पर उनका कहर टूटता मैं रुपेश को धकेलता हुआ दूसरे कमरे में ले गया, क्योंकि अभी रुपेश ही था जो आसानी से इस केस में हमें मंजिल तक पहुंचा सकता था। मैं रुपेश को उस कमरे में छोड़कर राजन को बुलाने गया। राजन अभी भी उसकी जुतम पेजार में लगा हुआ था। मैंने राजन को बाहर बुलाया। आपसे कुछ काम की बात करनी है, मैंने राजन को बोला। बोलो, राजन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। पता लगाओ कि अभी हाल ही के दिनों में ग्वालियर जेल से कोई ऐसी आदमी रिहा हुए हैं क्या जो ट्रैफिकिंग के धंधे से जुड़े हों, मैंने राजन को बोला। क्यों, ग्वालियर जेल से इस केस का क्या रिलेशन है? राजन ने मुझे देखते हुए बोला। उसके बाद मैंने राजन को रुपेश और राजवीर के परिवार की पुरानी दुश्मनी का पूरा किस्सा सुनाया और इस समय रुपेश के चाचा विक्रम सिंह के ग्वालियर जेल से ही बंद होने के बारे में बताया। राजन भार्गव को 1 मिनट में सारी कहानी समझ में आ गई। उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि अब हम इस केस को सॉल्व करने के बेहद करीब पहुंच चुके थे। पहले मुझे अपने सीनियर को इस केस की सारी डिटेल देनी है, फिर मैं ग्वालियर जेल से ऐसे लोगों का रिकॉर्ड मंगवाता हूँ, राजन भार्गव ने बोला। वो स्केचर कब तक आ जाएगा? इस वक्त तो सबसे ज़्यादा जिद उसी की है। उसके बाद ही हम उस केस में आगे बढ़ पाएंगे, मैंने राजन को बोला। देख लो, शुरू में जो एक लड़की लड़का भागने का मामूली सा केस लग रहा था, उसकी जड़ें कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, राजन भार्गव ने मुझे देखते हुए कहा। स्केचर भी 9 बजे तक आ जाएगा, राजन ऐसे बोले जैसे वो मुझे कुछ बताना भूल गए हो। एक बात और सर, अब उस पंकज को और मत मारना, कहीं ऐसा ना हो कि स्केच बनवाने वक्त वो अपनी याददाश्त भी भूल जाए, मैंने राजन को मुस्कुराते हुए कहा। मेरी बात सुनकर राजन भार्गव जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा। मैं अब स्केच बनाने वाले का इंतजार करने वाला था। कोई 9:30 बजे के आसपास वो स्केच बनाने वाला आया। पंकज और स्केच वाले का आमने सामने बिठाया गया। स्केचर बारीकी से उसका हुलिया पूछ रहा था। पंकज का खुद का हुलिया बिगड़ा पड़ा था, पता नहीं सही हुलिया वो बता भी पाएगा या नहीं। काफ़ी देर की मशक के बाद आखिरकार स्केच बनाने में सफलता मिल गई थी। पंकज ने फाइनल स्केच को देखकर हाँ में अपनी गर्दन को हिलाया। मैंने तत्काल उन दोनों स्केच को अपने मुखबिर को भेजा और तुरंत काम पर लग जाने की हिदायत दी। सर, इन स्केच को ग्वालियर जेल से भी चेक करवाइए। मुझे तो लग रहा है कि ये उसी जेल के वासिंदे हैं जहाँ रुपेश के चाचा बंद हैं। अनुज, चिंता मत करो, अभी 1 घंटे में वहाँ से वेरीफाई करवा लूँगा, राजन भार्गव ने उत्साहित स्वर में कहा। अभी कुछ घंटे पहले हम बिल्कुल अंधेरे में थे इस केस में, लेकिन अब हमें अपनी मंजिल कुछ कुछ नज़र आ रही थी। लेकिन अभी भी मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ सकता था। अगर लड़कियां सच में किसी इंटरनेशनल गिरोह के हत्थे चढ़ गई होगी तो हमें अपनी उम्मीदों का पूरा करने के लिए पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। हमने पंकज और रुपेश को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया था। तभी मेरे फ़ोन पर राजवीर का फ़ोन आ गया। मुझसे लड़कियों के बारे में ही पूछ रहा था। मैंने उसे बताया कि हम लड़कियों तक बस पहुंचने ही वाले हैं। इस मामले में हमारे पास अब काफ़ी सुराग है जिनके सहारे हम लड़कियों तक पहुंच सकते हैं। अभी मैंने राजवीर को उनके और रुपेश के खानदान के बीच दुश्मनी वाला एंगल नहीं बताया था। मैं नहीं चाहता था कि किसी भी किस्म का खून खराबा या लड़ाई झगड़ा लड़कियों के मिलने से पहले हो। मेरी हालत इस समय बहुत बुरी थी। नींद के मारे मेरी हालत खराब थी। अभी मेरे मुखबिर और ग्वालियर जेल की रिपोर्ट आने में लगभग 2 घंटे का समय लगना निश्चित था, इसलिए
आपका ये सेवक राजन भागव के कमरे में बीची बेंच पर ही लंबी तान कर सो गया। दोस्तों, आगे क्या हुआ जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी चैनल रोजू द स्टोरी टेलर के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली भाग मैं कल ही अपलोड करूँगी। धन्यवाद।